सो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल भारत। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई वायरमैन ट्रेड की कमर्शियल वायरिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनके सॉल्व आंसर्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस या सेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन है, वेरिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सेंसिस्टर और थर्मिस्टर। इसका आंसर है डी, थर्मिस्टर। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं? देखिए आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन ये चारों होते क्या हैं एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले वेरिस्टर दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट से बचाता है। इस डिवाइस के अंदर का रेजिस्टेंस आरोपित किए गए इनपुट वोल्टेज पर निर्भर करता है। वेरिस्टर दो शब्दों से बना है, वेरिएबल और रजिस्टर। वेरिस्टर का प्रतिरोध आरोपित इनपुट वोल्टेज के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है। यानी अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि आपको वेरिस्टर की जगह अगर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर वीडीआर दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको अब आगे से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई वीडीआर मतलब वेरिस्टर की ही बात की जा रही है। ठीक है, और ये इसका सिंबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है एलडीआर। एलडीआर या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये फोटो रजिस्टर, फोटो सेल या फोटो कंडक्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का अवरोधक या रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध इसकी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा के आधार पर भिन्न होता है या परिवर्तित होता रहता है। मतलब जैसे जैसे इस पर इसकी सतह पर जो लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये इसका सिंबल भी यहाँ दिया हुआ है। सेंसिस्टर, सेंसिस्टर भी एक प्रतिरोध ही है, लेकिन इसका प्रतिरोध जो है वो तापमान के साथ बदलता रहता है और तापमान के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका तापमान रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में अपना थर्मिस्टर, जो कि अपने क्वेश्चन का आंसर था। तो थर्मिस्टर जो है वो अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ऋणात्मक होता है, इसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, जिसकी वजह से प्रतिरोध में तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। इसका तापमान ये जो है ये तापमान -100 से 300 डिग्री के बीच में माप सकता है। सेंसिस्टर एक परिवर्तनीय प्रतिरोध उपकरण है जिसका उपयोग तापमान में परिवर्तन के साथ बदलता है। हालांकि यह थर्मिस्टर के समान होता है, लेकिन इसमें सकारात्मक तापमान गुणांक होता है। यानी आपको थर्मिस्टर और सेंसिस्टर दोनों जो हैं वो तापमान के हिसाब से इनका प्रतिरोध चेंज हो रहा है, लेकिन थर्मिस्टर वो है जिसका तापमान गुणांक ऋणात्मक है, यानी तापमान बढ़ने पे थर्मिस्टर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, और सेंसिस्टर का तापमान गुणांक जो है वो सकारात्मक है, यानी तापमान बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वायरिंग इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जब वायरिंग इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें लीकेज करंट प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। इंसुलेशन फेलियर, लो अर्थ रेजिस्टेंस, इनकरेक्ट साइज ऑफ अर्थ वायर और हाई अर्थ रेजिस्टेंस। अब देखिए इन चारों में से जो पहला ऑप्शन है इंसुलेशन फेलियर, जब भी कहीं लीकेज करंट होगी तो उसका रीजन इंसुलेशन का फेलियर ही होगा। तो इसका आंसर है आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत प्रवाहित धारा पृथ्वी या निकाय के संपर्क में आ जाए तो दोष क्या कहलाता है? जब कोई करंट किसी बॉडी या किसी अर्थ के थ्रू पास हो जाती है तो जो फॉल्ट आएगा, फॉल्ट को क्या कहेंगे, उस दोष को क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है, देखिए चार ऑप्शन है, ओपन सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस फॉल्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे चार प्रकार के तार दिए हुए हैं, 3x20 का कॉपर वायर, 7x20 का कॉपर वायर, स्पेशल ऑटो वायर और 1x18 का कॉपर वायर। तो अब यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेशल ऑटो वायर। लेकिन ये जो बाकी दिए हुए हैं 3x20, 7x20, ये क्या होते हैं? तो ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए SWG
मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, जैसे 5SWG, इसका मतलब होता है कि 5.385 mm या 0.212 इंच, ठीक है। या ये क्या है कि ये जो वायर है उसकी मोटाई है, ठीक है, इतने mm का वायर होगा। ऐसे 6SWG, तो ये अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि संख्या बड़ी है, यानी पहले 5SWG था, अब 6 हो गया, तो वायर पतला हो गया, ठीक है, यानी 4.877 mm की मोटाई रह गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप 20SWG तक चले जाएंगे तो देखिए जो आपकी वायर की मोटाई है वो 0.914 रह गई। 21SWG में और कम हो गई, 0.813 रह गई। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। यानी अगर आपको दिया गया 3/20, तो 3/20 का मतलब हुआ कि 20 तो है SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, और 3 जो आगे लिखा हुआ है वो 3 है नंबर ऑफ कॉपर वायर। यानी किसी केबल के अंदर, यानी 3/20 की कोई केबल है SWG, तो उसके अंदर आपको 3 तो कॉपर वायर मिलेंगे, और जो आगे लिखा हुआ है 20, वो 20 का मतलब उसका गेज है, ठीक है। उस गेज की वैल्यू यहाँ में आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये गेज की वैल्यू बढ़ेगी, यानी 5, 6 और अभी 20, 21 जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी मोटाई कम होती जाएगी, ठीक है। ज्यादा गेज मतलब मोटाई कम हो गई, ठीक है। और जो अपना ऑप्शन है वो, यानी बैटरी को जोड़ने के लिए जो वायर यूज किया जाता है वो इन जो अपने 3 ऑप्शन थे उनमें से कोई भी नहीं यूज किया जाता। यूज कौन सा किया जाता है, अपना स्टैंडर्ड ऑटो वायर। ये क्या होता है, ये आमतौर पे तांबे या एल्यूमिनियम से बना होता है और इसका उपयोग वाहनों में विभिन्न विद्युत घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑटोमोटिव प्राथमिक तार अक्सर अन्य प्रकार के विद्युत तारों की तुलना में अधिक मोटा होता है, इसलिए इसको पीवीसी की इंसुलेशन यूज करते हुए इसको गाड़ियों में या बैटरी वगैरह का जहाँ पे इंस्टॉलेशन है वहां पर इसको यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, मेटेलिक कंड्यूट, पीवीसी कंड्यूट, पीवीसी कैपिंग और बैटन वायरिंग। तो देखिए फायर अलार्म, जहां आग लगने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, फायर अलार्म, आग कहीं लगे तो उसकी सेंसिंग के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको कौन सी वायरिंग प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा, तो मेटेलिक कंड्यूट यानी ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि मेटेलिक कंड्यूट होगा तो आग अगर लगेगी तो केबल को बचा लेगा। पीवीसी या बाकी कुछ हुआ तो जैसे बैटन है उसमें लकड़ी का यूज किया जाता है, पीवीसी और प्लास्टिक होता है, तो कहीं भी अगर मतलब फायर वाली कंडीशन बनी तो ये आग पकड़ लेंगे पीवीसी वगैरह तो। लेकिन जो मेटेलिक कंड्यूट है वो क्या करेगा, वो आग लगने से बचा लेगा, वायर को जलने से बचा लेगा, ठीक है। अब ये एक बार ये चारों तरह की वायरिंग कैसी होती है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पिक्चर, इनकी फोटो वगैरह दिखा के बता देता हूँ। ये देखिए, तो जो मेटेलिक कंड्यूट है, ये पहला वाला जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए जो पाइप है ये मेटल की बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये आग या उच्च तापमान या कहीं मान लीजिए कोई हाई प्रेशर, ज्यादा उच्च ताप हो या उच्च दाब हो या इस तरह की कोई स्थिति हो तो उसमें केबल को क्षति होने से बचा लेता है, ठीक है। दूसरा है आपका पीवीसी कंड्यूट। तो पीवीसी कंड्यूट जो है, जैसे ये दूसरा पिक्चर है, ये आपको नॉन मेटेलिक पीवीसी कंड्यूट बता रहा है, जो कि आजकल यूज किया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग या भूमिगत जो वायरिंग होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, घरों में यूज होता है। कैपिंग, यह एक पुरानी प्रणाली है जो कि आपको इस फोटो में दिख रही है। ये पहले यूज किया जाती थी, अभी भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगी घरों में कैपिंग। ये जब आप ऐसी वायरिंग करते हैं जो कि अंडरग्राउंड नहीं होती है, जो कि बाहर दिखती है, जैसे कि यहाँ दिख रही है, तो उसमें वायरों को कैपिंग के जरिए ढक लिया जाता है। और सबसे पुरानी वाली यानी लास्ट जो बैटन वायरिंग आपको लास्ट फोटो में दिख रही है, एक लकड़ी की फ्रेम पर जो है केबल्स को इस तरीके से क्लिप के जरिए बैटन के ऊपर केबल्स को फिट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ये काफी पुरानी टेक्निक है, ये बहुत पुराने अगर आप कहीं देखेंगे वायरिंग तो वहां मिलेगी, आजकल इसका बिल्कुल उपयोग नहीं होता है ये, लेकिन ये काफी सस्ती है और बाकी सारी जो वायरिंग सिस्टम है थोड़े से इनकी तुलना में महंगे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि इन्वर्टर अधिक लोड हो जाए तो क्या होगा, इन्वर्टर पर अगर लोड अधिक हो जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, OLR जो है वो इन्वर्टर को ट्रिप कर देगा, इन्वर्टर विल गेट डैमेज,
इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। तो देखिए अगर इन्वर्टर पे लोड बढ़ जाएगा तो लोड जब भी बढ़ता है किसी भी डिवाइस में, या बिल्कुल आप हर किसी भी और डिवाइस पे भी ये चीज एज इट इज लगा सकते हैं कि अगर इन्वर्टर पे लोड बढ़ता है या किसी भी चीज पे लोड बढ़ता है तो एक उसमें लगाया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग के लिए, इलेक्ट्रिकली सर्किट को अवरोध करने के लिए लगाया जाता है OLR, ओवरलोड रिले इसे कहा जाता है। ये जो पहला ऑप्शन है OLR, यह है ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले किसी भी सर्किट में जब भी कभी ओवरलोड हो जाएगा तो उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ओवरलोड रिले OLR जो है वो ट्रिप कर देगा इन्वर्टर को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो कहाँ पे यूपीएस की आवश्यकता होती है? तो यूपीएस की आवश्यकता होती है आपको कंप्यूटर में। अब देखिए इसका आंसर है सी। अब अगला क्वेश्चन, कौन से सप्लाई वोल्टेज में वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है? देखिए 4 तरह के सप्लाई वोल्टेज दिए हुए हैं, 240 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट डीसी। ये 4 सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। अब ये पूछा गया कि कौन से सप्लाई वोल्टेज पर आपका फायर अलार्म सिस्टम काम करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग करता है? देखिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्या चीज है सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर? देखिए 2 तरह की इन्वर्टर होते हैं, एक स्क्वायर वेव और एक साइन वेव। स्क्वायर वेव जो होता है ना उसमें क्या है कि आपका वोल्टेज में चेंज बड़ा मतलब स्मूथ नहीं होता, और जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं उनमें वोल्टेज में चेंज बड़ा स्मूथ होता है। अब वोल्टेज एकदम से मान लीजिए प्लस माइनस होता रहेगा, ठीक है, जैसे आप देखते हैं साइन वेव, आपको पता है साइन वेव कैसे बनती है, एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल नेगेटिव। ऐसे ही जबकि स्क्वायर वेव वो भी ऐसी होगी, एक साइकिल पॉजिटिव एक साइकिल नेगेटिव। लेकिन स्क्वायर वेव में प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बड़ी तेजी से वोल्टेज में चेंज होगा, बड़ा स्मूथ नहीं होगा। लेकिन साइन वेव में वो स्मूथ होगा। इस वजह से साइन वेव को ही जो बाकी जो अपने ऑप्शन है यानी इंडक्शन मोटर, एलईडी टीवी या सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन सब के लिए आपको जरूरत होती है साइन वेव, यानी जिसमें कि वोल्टेज का परिवर्तन बड़ा स्मूथ, बड़ा आराम से हो जाता है, बस झटके से नहीं होता। लेकिन जो स्क्वायर वेव है उसमें झटके से हो जाता है। तो उस वो वाला सिस्टम आप जो ये छोटा मोटा कुछ आप हीटिंग लोड है, छोटे ताप भार हैं, उनके लिए आप यूज करें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन सेंसिटिव इक्विपमेंट में आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्क्वायर वेव वाला जो है वो आप केवल छोटे ताप भार के लिए ही यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उसको आग से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है मेटल कंड्यूट का कहीं भी यूज क्यों किया जाता है? आग से बचाने के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईई नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए? देखिए कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स नियम है कि 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है, 2 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने कलर कोड तार RJ45 केबल में शामिल होते हैं? तो RJ45 केबल आपने अगर देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे उसकी फोटो दिखा देता हूँ। RJ45 केबल आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है और इसमें 8 केबल होती हैं, 8 कलर की केबल होती हैं इसमें। ठीक है, और पेयर की हम बात करें तो 4 पेयर होंगे, दो केबल का एक पेयर बनता है, तो 4 पेयर या 8 केबल होती हैं। तो ये देखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये है आपकी इथरनेट पैच या RJ45 केबल। इसमें देखिए फर्स्ट वाली फोटो में आपको दिख रहा है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल है। ये सेकंड वाली पिक्चर में आपको दिख रही है कि वो 8 केबलों के कलर कौन कौन से हैं। और थर्ड वाली पिक्चर में वो जो केबल है उनके जो कनेक्शन है वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो पैच यानी सीधे सीधे कनेक्ट हो जाए, और एक होता है क्रॉस ओवर यानी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यूपीएस की बैटरी के बैकअप समय और क्षमता के बीच में क्या संबंध है? देखिए यूपीएस की क्षमता जो है वो वोल्ट इंटू एम्पियर के रूप में नापी जाती है, कैपेसिटी को कहा जाता है। और बैकअप यानी कितना
टाइम तक वो यूपीएस आपको पावर देगा। अगर पावर बिजली फेल हो जाती है, बिजली नहीं होती, तो यूपीएस से पावर मिलेगी, तो कितने समय तक मिलेगी? तो उन दोनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है? तो पहला ऑप्शन, बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय भी बढ़ता है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जितनी ज्यादा पावर की बैटरी होगी उतने ज्यादा समय तक आपको वो बैकअप दे पाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है, अगर आपको देखना चाहते हो बताता हूँ आपको। ये देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए बैकअप टाइम जो है उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, बैटरी की रेटिंग या उसकी क्षमता यानी मिली जो आपकी एम्पियर आर में रहती है, इनटू बैटरी की रेटिंग यानी वोल्टेज, इनटू नंबर ऑफ बैटरी, इनटू बैटरी की जो इफिशियंसी है, और इस सबको डिवाइड कर दें अगर आप बैटरी का जो वाटेज है वाट उससे डिवाइड कर दें, तो इससे आपका बैकअप टाइम निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लें, इस फॉर्मूले से आप बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन मान लीजिए अगर आपके किसी न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले को यूज किया जाए, कहीं कोई क्वेश्चन इससे भी बन सकता है आपका, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला बेसिकली कहाँ से बना है? वाट जो होता है, वाट वो होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो उससे ये आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? देखिए इसमें सी ऑप्शन, मैगर। मैगर जो है वो इंसुलेशन यानी प्रतिरोध नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके दूसरे उपकरण हैं वो आपके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग नहीं किए जाते। ये देखिए जो पहला ऑप्शन है शंट ओम मीटर, ठीक है, और सीरीज ओम मीटर और मल्टीमीटर जो है, ये कोई भी इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? यूपीएस की फुल फॉर्म, यूपीएस का विस्तार क्या है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म सिस्टम की ऑपरेटिंग आवृत्ति यानी फायर अलार्म सिस्टम जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है? तो देखिए इसमें आपको ये याद रखना होगा, ये 800 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिया हुआ है और आपसे ये पूछा गया है कि इस चित्र में जो ये एक्स है ये क्या है? ठीक है, तो देखिए ये एक आपका इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली आपको दिया हुआ है। तो इसमें जो ये एक्स है ये बैटरी का चार्जर है, बैटरी चार्जर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लैन की अंतर प्रोसेसर दूरी कौन सी है? ठीक है, यानी लैन की इंटर प्रोसेसर डिस्टेंस कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 0 से 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार कमर्शियल जो वायरिंग है, तो फ्लोर से किस लेवल पे एनर्जी मीटर को स्थापित किया जाता है, यानी आपका रिकमेंडेड हाइट कितनी है एनर्जी मीटर के लिए कमर्शियल वायरिंग के लिए? तो आपका जो मीटर है वो आपका एक जो एनर्जी मीटर है 1 मीटर से नीचे आप नहीं लगा पाएंगे अगर कमर्शियल वायरिंग का आप यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो एक्स है ये फोटो दिया हुआ है आपको, इसमें एक्स क्या चीज है? ठीक है, तो देखिए ये किस चीज का फोटो है? ये आपका नीचे से अगर हम देखें WH लिखा हुआ है, WH मतलब कि आपका एनर्जी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर में सप्लाई आ रही है, फिर आगे आपका कटआउट हो गया, आईसी कटआउट हो गया, फिर उसके बाद आपका मेन स्विच हो गया, तो लास्ट में जो आपको बचा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो एक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये देखिए ये है आपका आईसी कटआउट बॉक्स। आईसी कटआउट बॉक्स जो है वो आपका आयरन क्लेडेड स्विच होता है। ये आपकी फोटो से लिए मैंने एक रेफरेंस के लिए आपके दी है। ये 63 एम्पियर 500 वोल्ट का एक आईसी कटआउट बॉक्स है जिसके अंदर फ्यूज होते हैं। ठीक है, और 63 एम्पियर इसकी रेटिंग है। तो अगला क्वेश्चन, लैन में डाटा संचरण माध्यम क्या है? लैन में डाटा संचरण माध्यम किस केबल के थ्रू हो रहा है? मतलब जो लैन केबल है में डाटा संचरण माध्यम के लिए क्या यूज किया जा रहा है? कौन सी केबल उसको कहा जाएगा? उसको कोएक्सियल केबल कहा जाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये देखिए, पहले हम ये देख रहे कोएक्सियल केबल, ये इस टाइप की केबल को कोएक्सियल केबल कहा जाता है। ये आपकी लेन केबल हो गई और ये आपकी बेल्टेड टाइप केबल हो गई। ठीक है, इसमें कंडक्टर है आपके, इसमें आर्मरिंग भी आपको दिख रही है, वायरिंग भी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, 3 कंडक्टर उनके ऊपर आरवाईबी, 3 इंसुलेशन है। फिर इंसुलेशन के ऊपर लेड शीट यूज की हुई है, फिर उसके बाद बेडिंग यूज की हुई है, फिर आर्मरिंग यूज की हुई है, फिर सर्विंग। तो ये केबल का एक टाइप हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बैटरी लगाते समय उसके टर्मिनल पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाया जाता है? ठीक है, जब बैटरी कहीं आप कनेक्ट करते हैं तो उसके टर्मिनल पर वैसलीन या ग्रीस क्यों लगाते हैं? तो देखिए इसमें स्पार्किंग से बचने के लिए, टर्मिनल पर कोरोजन को कम करने के लिए, लूज कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए, या उनको आसानी से डिस्कनेक्ट करने के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका ए, टर्मिनल को शरण कम करने के लिए, यानी उसका रेजिस्टेंस उसमें जंग ना लग जाए, उससे बचाने के लिए हम ग्रीस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, आई नियम के अनुसार वितरण के साथ केबल कैसे जोड़ी जाती है? ठीक है, अब देखिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर जब केबल कनेक्ट की जाएगी, जोड़ी जाएगी, तो किस तरह से जोड़ी जाएगी? तो इसमें जो ए ऑप्शन है, क्रिम्पिंग लग्स विदाउट कटिंग एनी केबल स्टैंड, यानी केबल के जो अंदर केबल स्टैंड है उनको किसी को भी कट नहीं किया जाएगा और उनको प्रॉपर्ली लग के साथ क्रिम्प किया जाएगा, बांधा जाएगा। किस तरह से? देखिए मैं आपको आगे फोटो में एक बार समझा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए जो पहला फोटो है उसमें आपको थिम्बल या लग, इसको थिम्बल कहते हैं, वो दिए हुए केबल इसके अंदर फंसाई जाती है। कैसे? वो आपको दूसरे फोटो में दिख रहा होगा, ये 3 केबलें दिख रही है, ये केबल लग के अंदर इंसर्ट किए हैं और इनमें कोई भी इनके जो कंडक्टर है वो काटे नहीं गए हैं, या उनके जो स्टैंड है वो काटे नहीं गए, और इनको प्रॉपर्ली अच्छे से दबा करके पिंच करके और लग को अच्छे से इनके ऊपर फिट कर दिया गया है। और फिर इन केबल्स को, जो तीसरी पिक्चर है यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इन पिक्चर्स को, इन केबल्स को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। तो ये तरीका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय सहायक उपकरण का नाम क्या है? ये जो आपको सामने उपकरण दिया हुआ है, इसका ये फोटो में दिख रहा है आपको, ये कौन सा उपकरण है, कौन सी डिवाइस है? ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है GFCI, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये क्या होते हैं? लेकिन मैं बाकी 3 दिए हुए हैं, ELCB, RCCB, MCB, ये सब, तो ये काफी सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई है, तो हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन ये होता क्या है? GFCI क्या चीज है ये? ठीक है, ELCB, RCCB क्या होते हैं? तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए अगला, ये देखिए फोटो यहाँ पे हम आपको GFCI यानी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स, इसको GFCI कहा जाता है। ये क्या होता है कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट जो है वो किसी भी कोई शॉर्ट सर्किट है उसको रोकने में मदद करता है। किसी व्यक्ति के शरीर को अगर झटका लगे तो ये जो अपना GFCI है ये उस चीज को महसूस करके और सर्किट को या बिजली को कट कर देता है। ठीक है, और आमतौर पर इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कि पानी हो, जहाँ पे थोड़ा कहीं कोई गीला या मान लीजिए पानी वगैरह ऐसी कोई जगह, नमी वाली जगह हो जहाँ पे झटका लगने का चांस है, तो वहां पर ये पहले ही सर्किट में ये डिटेक्ट कर लेता है कि जैसे झटका लग रहा है, तो उस चीज को महसूस करके सर्किट को काट देता है। ठीक है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट है ये। अगला आता है अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर, ELCB। तो ELCB जो है इसको अर्थ लीक सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ठीक है, ये भी सुरक्षा उपकरण है, ये भी वही काम करता है कि अगर कहीं पे झटका लगने की संभावना बनती है तो सर्किट को काट देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको और भी डिटेल दी हुई है, आप वीडियो पोस्ट करके इस पूरी थ्योरी को अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लीकेज होने के कारण क्या क्या है, कि इंसुलेशन, अगर लीकेज होगा क्यों, करंट किसी को झटका क्यों लगेगा, कहीं कोई तार कटी होगी, इंसुलेशन वीक हो गया होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। फोटो भी यहाँ पे दी हुई है कि ELCB किस तरह की दिखती है। और ELCB जो है वो 2 तरह के सिद्धांतों पे काम करती है, 2 तरह की होती है मेनली, वोल्टेज ELCB और करंट ELCB। तो वोल्टेज अगर आपको केवल ELCB बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझे कि वो वोल्टेज ELCB है, जबकि करंट ELCB को RCCB कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके 2 चीजें क्लियर हो गई, ELCB भी क्लियर हो गई और RCCB भी क्लियर हो गई। ELCB वो है जो कि वोल्टेज ELCB है, उसको ELCB कहा जाता है, और जो करंट ELCB होती है उसको RCCB या RCD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये देखिए वोल्टेज ELCB का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें
बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। देखिए सप्लाई से आपको फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है, और अर्थ की वायर के साथ जिसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म है वो इसके साथ में अटैच होता है। जब जो भी लोड है वहां पर अगर कोई लीक करंट हुआ या कोई ऐसी कोई कंडीशन बनी कि करंट अर्थ के थ्रू पास होने लगा, तो क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डायग्राम में जो नीचे दिया हुआ है, ट्रिप मैकेनिज्म रिले, ये ट्रिप मैकेनिज्म रिले ऑपरेट हो जाएगी और ये सर्किट को ब्रेक कर देगी। ये ऑपरेट कब होगी, जब कोई लीकेज करंट इसमें से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये इसका सर्किट है। अब देखिए आरसीसीबी, ये क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका भी सर्किट आपको दिया हुआ है। दोनों के फंक्शन सेम ही है, जैसा वो सर्किट था वैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है इसमें कि इसमें जो रिले ट्रिप मैकेनिज्म है वो कैसे ऑपरेट होगा, वो जब तक फेज से जितना करंट गया और न्यूट्रल में उतना वापस आया, जब तक वो बैलेंस रहेगा तब तक कोई इशू नहीं। जैसे ही कुछ करंट अगर अर्थ के थ्रू पास होने लगेगा, अनबैलेंस कहीं होगा, तो ये जो रिले ट्रिप मैकेनिज्म है ये ऑपरेट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। ऐसे समझ में आ जाएगा कि कहीं करंट जो है वो कहीं लीकेज के थ्रू पास हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई सर्किट में गड़बड़ है, ठीक है। तो और ये देखिए ये है आपका एमसीबी, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एमसीबी की पूरी कंस्ट्रक्शन दी हुई है, कैसा बना होता है, क्या क्या उसके बॉडी के पार्ट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये अगर आप ये पूरा सिस्टम अगर आप एक बार इसका फोटो एक बार याद कर लें, इनके नाम वगैरह नोट कर लें, एमसीबी कैसी दिखती होगी आप समझ लें, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए एमसीबी जो है वो उसमें दो तरह की ट्रिपिंग होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओवरलोड करंट के कारण और शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, दोनों केस में आपकी एमसीबी ट्रिप करती है। तो ओवरलोड में क्या होता है कि एक इसमें बाय मेटेलिक यानी दो धातुओं से मिलकर बनी हुई स्ट्रिप होती है। तो जब भी ओवरलोड होगा तो एक स्ट्रिप तो ज्यादा फैलेगी, एक थोड़ी कम फैलेगी, तो वो मुड़ जाएगी। एक जो कम फैलेगी वो उसकी तुलना में जो ज्यादा फैल रही है वो मुड़ जाएगी, तो मुड़ने की वजह से वो जो इसका ट्रिपिंग लीवर है उसको ऑपरेट करवा देगी। ऐसे ही दूसरी जो कंडीशन यानी शॉर्ट सर्किट, उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो इसके अंदर एक सोलेनोइड कॉइल लगी होती है, जो कि आपको मैंने इसका जो पिक्चर दिखाया था उसमें दिखेगी आपको। एक उस सोलेनोइड कॉइल में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने से वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उससे उसका प्लंजर ऑपरेट हो जाता है और उससे ट्रिपिंग लीवर आपका ऑपरेट हो जाता है और इससे एमसीबी ट्रिप कर जाती है। तो ये दो तरीके हैं, एमसीबी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, दोनों के कारण ट्रिप होती है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, माध्यम वोल्टेज में फेजों के बीच बस बार में न्यूनतम कितना क्लियरेंस होना चाहिए। माध्यम वोल्टेज में फेजों के बीच बस बार में न्यूनतम कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना होगा। मीडियम वोल्टेज में जो बस बार यूज होती है उसमें 32 mm का क्लियरेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलिवेंट आरजे 45 केबल के दो पेयर्स में उपयोग किए जाने वाले दो रंग क्या हैं। तो देखिए जो पेयर यूज किए जाते हैं उसके अंदर आपका ऑरेंज और ग्रीन यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो यूज किया जाता है। टोटल इसमें 4 पेयर होते हैं, लेकिन इसमें अगर 2 पेयर जो है आपके जो कि आपका एलिवेट केबल जो है आपकी, इसमें अगर 2 पेयर हैं तो वो ऑरेंज और ग्रीन होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर में न्यूट्रल कैसे दिया जाता है, तो ये भी आपको सर्किट इसका याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार सर्किट भी दिखा देता हूँ उसका। इसमें जो इन्वर्टर में आउटपुट और एसी यानी जो मेंस है, एसी इनपुट और आउटपुट के लिए सेम एक कॉमन आपका इन्वर्टर यूज किया जाता है, सॉरी कॉमन न्यूट्रल यूज किया जाता है, यानी इन्वर्टर आउटपुट और एसी मेंस दोनों के लिए एक ही कॉमन आपका न्यूट्रल रहेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका इन्वर्टर का सर्किट, इन्वर्टर का वायरिंग डायग्राम जो आप घरों में यूज करते हैं। यहाँ देखेंगे ये जो पिंक कलर की केबल है ये आउटपुट वाली केबल है, जिससे आपने इन्वर्टर में जो आपके ये स्विचेस हैं इन पे एमसीबी के थ्रू सप्लाई दी हुई है। और ब्लैक कलर की जो केबल है वो आपकी एसी मेंस है, ठीक है। तो इस ब्लैक कलर की जो केबल है इसमें न्यूट्रल इसी में यूज किया हुआ है, लेकिन जो पिंक कलर की केबल है इसके साथ कोई न्यूट्रल यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि न्यूट्रल जो मेन आपकी सप्लाई आ रही है वही वाला यूज किया जाता है, यानी कॉमन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम में हीट डिटेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास स्वचालित फायर अलार्म में किसका यूज किया जाता है, तो एनसीटी रजिस्टर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें और भी दी हैं, तो इनमें से देखिए सी ऑप्शन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और डी ऑप्शन वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सी ये जो आपका एनटीसी और पीटीसी है
ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर तो है ए। ठीक है, अब देखिए एनटीसी और पीटीसी होते क्या है। तो एनटीसी का मतलब होता है नकारात्मक तापमान गुणांक, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे कि जो मैं आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का तापमान गुणांक नेगेटिव होता है, यानी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसको तो यूज किया जाता है फायर अलार्म वाले सिस्टम में। और पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो इसको मोटर प्रोटेक्शन वगैरह काफी एप्लीकेशन है वहां पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आग से बचाने के लिए, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक हो तो खराबी का कारण क्या है? तो सामान्य से अधिक अगर वोल्टेज आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि इसका जो सी ऑप्शन है यानी डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट, उसको जो फीडबैक मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो अधिक वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए पोर्टेबल जीएफसीआई की कार्यशील स्थिति की जांच के लिए इसका परीक्षण आवृत्ति क्या होती है? तो ये जो जीएफसीआई जो है इसको इसकी चेक करने परीक्षण की आवृत्ति क्या रहती है? तो इसको उपयोग में लिए जाने के पहले जांच किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 फेज 415 प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य को नापने के लिए किस रेटेज वोल्टेज मेजर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापना है, तो मेजर जो यूज करेंगे उसका वोल्टेज रेटिंग कितना होना चाहिए। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट की होती है, तो मेजर उससे ज्यादा का होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन बी जो है 500 वोल्ट है, लेकिन 500 वोल्ट नहीं, आपको यहाँ पे सी ऑप्शन यानी 1000 वोल्ट वाला मेजर यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, बैटरी और इन्वर्टर को एक दूसरे से बंद करके क्यों जोड़ना चाहिए? मतलब क्वेश्चन एक्चुअली देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा क्लियर हुआ है, हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें ठीक नहीं दिख रही। इंग्लिश में देखिए कि मतलब ये कहा जा रहा है कि बैटरी और इन्वर्टर जो है उनको एक दूसरे के पास, उनको एक दूसरे से क्लोज, एक दूसरे के पास करके जोड़ना चाहिए, यानी उनके बीच में दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए इसमें आपका जो है ए ऑप्शन जो है करंट लॉस जो है वो कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? तो इन्वर्टर की क्षमता मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वोल्ट एम्पियर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, वोल्ट एम्पियर में इन्वर्टर की क्षमता बताई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैन की इंटर प्रोसेसर दूरी क्या होती है? तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 0 से 1 किलोमीटर। ठीक है, जीएफसीआई का विस्तार क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 इंसुलेटेड कंडक्टर समूह का नाम क्या है? देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, 4 को हम क्वाड कहते हैं, यानी ये जो बी ऑप्शन है क्वाड, तो इसका आंसर होगा बी क्वाड। ठीक है, ये सी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे गलत दिख रहा है, ये इसका सही आंसर है बी क्वाड। देखिए जब भी पेयर की बात की जाती है तो वो होता है 2 कंडक्टर को पेयर कहा जाता है, और जब 4 कंडक्टर इकट्ठे हो तो उन्हें क्वाड कहा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर है क्वाड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एक मॉनिटर के भीतर 2 कैमरे के प्रदर्शन को सक्षम बनाता है? अब कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे आप 2 कैमरे को एक ही मॉनिटर पे देख सकते हैं? तो वो होता है आपका ऑप्शन बी स्प्लिटर। स्प्लिटर वैसे काम तो क्या करता है? स्प्लिट करने का, मतलब कोई सिग्नल आया उसको 2 जगह स्प्लिट करने का, लेकिन इससे आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 2 कैमरे हैं उनको एक ही मॉनिटर पे देखा भी जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए ये स्प्लिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर की कीमत किस कारक पर निर्भर करती है? कोई इन्वर्टर है तो इन्वर्टर की कीमत किस चीज पर निर्भर करेगी? तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। इन्वर्टर की जो कीमत है वो उसकी क्षमता कितनी बड़ी, कितना उसमें पावर है, जैसे कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कितनी बड़ी गाड़ी है उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे इन्वर्टर है तो उसका वोल्ट एम्पियर यानी उसकी क्षमता कितनी ज्यादा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन्वर्टर की जो कीमत है वो
ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर रेटिंग पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीसीटीवी का विस्तार, तो ये बड़ा ही सिंपल है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कितने कलर कोडेड तार RJ45 केबल में शामिल है, तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 8 कोर इसमें यूज होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मोक डिटेक्टर का कौन सा प्रकार कौन सा है? स्मोक डिटेक्टर का प्रकार कौन सा है? स्मोक डिटेक्टर जो है, जब फायर कहीं लगती है तो वहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आग लगी तो धुआं उठता है, तो धुएं को सेंस करने के लिए स्मोक डिटेक्टर होता है, स्मोक को सेंस कर लेता है वो। तो स्मोक डिटेक्टर किस तरह से काम करता है? तो वो एक तरह का आपका आयोनाइजेशन, यानी सी ऑप्शन जो है, आयनीकरण। एक्चुअली क्या होता है ना, स्मोक जब भी कहीं धुआं उठता है तो वो स्मोक डिटेक्टर में कुछ ऐसा मेटल यूज किया जाता है कि धुएं के संपर्क में आने से उसका आयनीकरण हो जाता है, और आयनीकरण होने से एक करंट फ्लो होती है, और उससे सेंसर को पता चलता है कि आग लगी हुई है या धुआं कहीं आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए, एक फोटो मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये स्मोक डिटेक्टर इस टाइप का होता है, ये देखिए फोटो में दिख रहा है, ये व्हाइट वाला स्मोक डिटेक्टर है, और ये धुआं जब इसके पास जाता है तो क्या होता है कि इसमें आयनीकरण डिटेक्टर है, यानी इसमें क्या होता है, वो धुएं से आयनीकरण हो जाता है, और उससे एक विद्युत, एक छोटी सी विद्युत कम रेटिंग की एक धारा, करंट धारा प्रवाहित हो जाती है, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ये धारा प्रवाहित होने की वजह से क्या होता है कि आपका एक सिग्नल मिल जाता है कि एक मतलब स्मोक को सेंस कर जाता है, ये स्मोक आ गई है, ये पता चल जाता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा किस प्रकार का होता है? तो सीसीटीवी कैमरा जो है, ये आपको याद रखना चाहिए, फोटो आपको दिया हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा आपका PTZ कैमरा होता है, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर है डी ऑप्शन। अब देखिए, ये PTZ होता क्या है? PTZ यानी पैन टिल्ट जूम। ये पैन टिल्ट जूम का मतलब होता है कि ये कैमरा नीचे झुक सकता है, टिल्ट हो सकता है, और जूम कर सकता है, इसलिए ठीक है, इसलिए इसको PTG पैन टिल्ट जूम कैमरा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैट 6 कैट 7 सॉरी कैट 5 कैट 6 केबल के परीक्षण के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम। देखिए, ये उपकरण का फोटो आपको दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा कि आपको जब आप ITI में जब आप इसको आपके प्रैक्टिकल के दौरान आपने देखा होगा इस तरह का उपकरण। तो कैट 5 और कैट 6 क्या है? ये इथरनेट केबल है या लैन केबल है, तो इसका ऑप्शन ए लैन टेस्टर। ठीक है, क्योंकि ये लैन केबल है तो इनको चेक करने के लिए लैन टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये देखिए, स्क्वायर वेव का मैंने बताया था कि जहाँ पर बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे साइन वेव का यूज किया जाता है, और जहाँ छोटा जनरल हीटिंग या इस तरह का कोई काम होता है तो वहाँ स्क्वायर वेव का यूज किया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आई नियमों के अनुसार उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए उपभोक्ता के लिए आपूर्ति की शुरुआत के बिंदु पर अधिकतम अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या है? यानी जो आपके वोल्टेज जो आपके घर तक पहुंच रहा है, उसमें वोल्टेज में कितना तक आपका ड्रॉप हो जाए, वोल्टेज के अगर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो कितना तक आपका वोल्टेज आपको ड्रॉप के लिए अनुमति मिली हुई है जिसके लिए, तो वो कितनी अनुमति है, कितने तक अलाउ करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए यानी 12.5% तक अलाउ करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई कौन सी है? तो इंसुलेशन, अब देखिए, वैसे तो सारी ही इंसुलेशन की इकाई है, लेकिन इंसुलेशन मतलब ये सारी प्रतिरोध की इकाई है, लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध जो है वो एक बड़ा प्रतिरोध हो गया, तो बड़े प्रतिरोध को मेगा में नापा जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि यूपीएस पूर्ण लोड पर ट्रिप हो जाता है तो इसका क्या कारण है? आपका यूपीएस अगर पूर्ण लोड पर है और ट्रिप हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो बाकी ऑप्शन है आपको देख के समझ में आते हैं कि ये हो नहीं सकते। इसमें जो ऑप्शन सी है, क्या आपने उसकी ट्रिप की जो सेटिंग है, लोड की जो सेटिंग है, अधिकतम भार की जो सेटिंग है, वो आपने गलत कर रखी है, वो गलत होने की वजह से वो पूर्ण लोड पर ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सोलर स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है? देखिए, फायर अलार्म के लिए हमेशा रेड, लाल कलर यूज किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है।
ये 2 या अधिक यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना में क्या समायोजन किया जाता है। तो देखिए 2 या अधिक इन्वर्टर या यूपीएस आप यूज करते हैं तो उसके इंटरकनेक्शन के लिए आपका एक चेंज ओवर रिले यानी जो बी ऑप्शन है, चेंज ओवर रिले को यूज किया जाता है। यानी जब भी चेंज ओवर होगा एक से दूसरे इन्वर्टर या दूसरे तीसरे पे जाएंगे तो एक चेंज ओवर रिले यूज की जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और अब आपका इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे खत्म होते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए कमर्शियल वायरिंग के लिए बनाई है और आईटीआई वायरमैन ट्रेड के लिए और भी कई वीडियोस अभी मेरी आने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको और उस रोचक जानकारियों के लिए जिससे आपका आईटीआई में आपका एग्जाम में आपको हेल्प मिले, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।